Assalamualaikum everyone. So let us continue with the sulfonamides and trimethoprim जो मैं आपको बता रही थी। और उसमें सिर्फ एक बात रह गई थी कि इनकी टॉक्सिसिटी क्या है। टॉक्सिसिटी पहली बात तो ये कि आपकी उसमें आती है एससीक्यू में आती होती है, तो इससे आपको आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं आती, लेकिन आई हुई है। मतलब आप कह सकते हैं कि 20-30% रिपीट हुई हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई। कुछ चीज़ें तो बार बार आती है ना, लेकिन स्टिल ज़ाहिर है इतनी आसान सी चीज़ें तो हाथ से नंबर क्यों जाने दें। मतलब 5 तो सीधी सीधी सी हेडिंग्स हैं। पहला हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी आपको सिर्फ हेडिंग याद हो ना, बीच में लिखना आप अपनी से भी लिख देंगे, डजेंट मैटर। मतलब अपनी से हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है? एलर्जिक रिएक्शन होता है, आपको स्किन पे रैशेस बन जाएंगे, एलर्जी हो जाएगी। हो सकता है ज्यादा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन टाइप चीज हो जाए, तो वो है इसमें खाली, और कोई नई बात नहीं है। जीआईटी में क्या होता है? नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, जाहिर सी बात है यही चीजें सबसे कॉमन होती हैं। और इसके साथ लिवर में हिपैटिक डिसफंक्शन थोड़ा बहुत कर सकती हैं। हेमाटोटॉक्सिसिटी का मतलब है ब्लड में कोई इशू हो रहा है, तो ब्लड में ये सारे सेल काउंट्स को डिक्रीज कराती हैं। तो ग्रेनुलोसाइटोपीनिया यानी वाइट सेल काउंट डिक्रीज हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया यानी प्लेटलेट्स डिक्रीज हो गए, और ए प्लास्टिक एनीमिया यानी कि आपके आरबीसीज डिक्रीज हो गए, बिकॉज बोन मैरो में जाके इशू करवाती हैं, ये बोन मैरो में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो दिस इज द हेमाटोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, किडनीज में ये ट्यूबुलर सिक्रीशन है ना इनकी, तो इस वजह से किडनीज में ऐसी प्रॉब्लम करेंगी कि आपकी यूरिन में क्रिस्टल्स और कास्प्स आने लग जाएंगी। ट्यूबुलर ट्यूब्यूल्स जो हैं उसकी नेफ्रॉन की, उनकी डिस्ट्रक्शन होती है। और ड्रग इंटरेक्शंस में ये इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में, ये वाली बात ना एमसीक्यूज में आती होती है, इसलिए मैं कह रही इंपॉर्टेंट है कि ये जो ड्रग्स हैं हमारे पास, आपको पता है कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो कि हमारी प्लाज्मा में वी हैव सर्टेन प्रोटीन्स, ठीक है, जैसे एल्बुमिन है, ये ग्लोबुलिन है। ये प्रोटीन्स रिजर्वॉयर के तौर पे एक्ट करती हैं बहुत सारी ड्रग्स के। क्यों? क्योंकि जब वो ड्रग कोई भी ब्लड में आती है तो वो उसकी कुछ कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो इन प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाती हैं। और जब वो ड्रग्स इन प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाती हैं तो फिर वो एज आ रिजर्वॉयर हमारे पास प्रेजेंट रहती है, और जब कभी भी जरूरत होती है या उन ड्रग का लेवल लो होता है तो वो प्रोटीन से रिलीज होके और फिर ब्लड में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास, अब अगर 2-3 ड्रग्स हों जिनने एक ही जैसी प्रोटीन के साथ एक ही जगह पे बाइंड करना हो, सपोज मेरे पास एल्ब्यूमिन है और एल्ब्यूमिन पे एक ये जगह है, ठीक है, दिस इज द प्लेस जहाँ पर किसी ड्रग ने आके बाइंड करना है, और यहीं पर वॉर्फरिन बाइंड कर रही है, यहीं पर मिथोट्रेक्सेट बाइंड कर रही है, और यहीं पर ये सल्फोनामाइड्स बाइंड कर रही है। वॉर्फरिन आपकी एंटी प्लेटलेट ड्रग है, मिथोट्रेक्सेट आपकी कीमोथेरेपी, उसकी कैंसर कीमोथेरेपी की ड्रग है, साइटोटॉक्सिक है, और सल्फोनामाइड्स आपको पता है आपकी एंटीबायोटिक है जो जनरल बैक्टीरिया को किल करती है। तो इन तीनों की जब बाइंडिंग साइट एल्ब्यूमिन पे एक होती है, तो जब भी अगर एक पेशेंट है जो आपकी 2 या 3 तरह की ड्रग्स ले रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आके सारी को कंपटीशन हो जाता है। फिर तो कंपटीशन जीतता वही है जो जाहिर है ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो सल्फोनामाइड ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, वो फिर बाइंड नहीं कर सकती, और जब प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं कर सकती, वॉर्फरिन जाके सपोज बाइंड होगी है, तो ऐसे में उसका यानी सल्फोनामाइड्स का लेवल प्लाज्मा में इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर ब्लड में ही आएगी ना फिर वो। वैसे तो ये होना था ना कि जब कोई भी ड्रग प्रोटीन बाउंड हो जाती है तो फिर ये नहीं कंसिडर किया जाता कि उसका लेवल ब्लड में मतलब उसको ब्लड में प्रेजेंट नहीं कंसिडर किया जाता। बेशक ये प्लाज्मा प्रोटीन्स भी ब्लड में ही है, लेकिन कोई भी ड्रग जब प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है तो वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होती, और जब कोई भी ड्रग फ्रीली अवेलेबल नहीं है तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे कि वो ब्लड में हमारे पास है, ठीक है। तो इसलिए अगर हमारे पास कोई पेशेंट ऐसे जो वॉर्फरिन ले रहा है पहले का, और उसके साथ हमने जैसे सल्फोनामाइड्स भी दी हैं, तो अपने डोज को एडजस्ट करना होता है, क्योंकि ऐसे में सल्फोनामाइड्स का लेवल ज्यादा हाई होगा ब्लड में, क्योंकि वॉर्फरिन पेशेंट ले रहे हैं, वॉर्फरिन उस प्रोटीन के साथ बाइंड की हुई होगी और सल्फोनामाइड्स को बाइंड होने की जगह नहीं देगी। तो ऐसे में प्लाज्मा में सल्फोनामाइड्स का लेवल जब ज्यादा होगा तो फिर उसके टॉक्सिक इफेक्ट ज्यादा आ सकते हैं, तो फिर हमें डोज को एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने याद रखनी, एमसीक्यू में आती है। तो ये तो हो गया आपकी सल्फोनामाइड्स की टॉक्सिसिटी, और ट्राइमेथोप्रिम की भी ऑलमोस्ट ऐसी ही है। अब हम स्टार्ट करने लगे फ्लोरोक्विनोलोन्स। हम स्टार्ट कर रहे थे फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स में आपने ये बात याद रखनी है कि ये भी बेसिकली सल्फोनामाइड्स वाले चैप्टर में ही आपको लिखा हुआ मिलेगा, बिकॉज ये भी वो वाली एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस को रोकती हैं, उसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो आपकी बॉडी में मजीद एक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। पहली बात तो ये। उसके बाद इनकी जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इनको 3 जनरेशन में हमने क्लासिफाई किया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन। जिस तरह हमने उधर वो किया था ना, सेफलोस्पोरेंस को क्लासिफाई किया था, इस तरह हमारी फ्लोरोक्विनोलोन्स की भी 3 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड एंड
थर्ड, और बहुत आसान है क्योंकि बहुत कॉमनली ये इस्तेमाल की जाती है। फर्स्ट जनरेशन में जो मेडिसिन आती है दैट इज नॉरफ्लॉक्सासिन, जो अब ऑलमोस्ट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर होती, ठीक है, नॉरफ्लॉक्सासिन इसमें आती है। सेकंड जनरेशन में यू हैव सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन अभी भी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है बिकॉज इसके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत कम है। ऑल्दो अब इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी अगर आपको माइल्ड इन्फेक्शन होता है तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती है, ठीक है, ये बात याद रखनी है क्योंकि बहुत सिवियर इन्फेक्शन में इसे नहीं देते बिकॉज रेजिस्टेंस का चांस ज़्यादा है सिप्रोफ्लॉक्सासिन में, बट स्टिल। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी मेडिसिन है इसमें वही ऑफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ऑफ्लॉक्सासिन। और थर्ड जनरेशन में वी हैव लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड जेमिफ्लॉक्सासिन। ये आपको नाम सारे खुद याद हो जाएंगे। फ्लॉक्सासिन तो आपने फ्लोरोक्विनोलोन से याद रखना, बाकी नॉर, सिप्रो और ऑफ इसमें है, फिर जेमिफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड डीवोफ्लॉक्सासिन इसमें है। ये तीनों जो है ना ये न्यू जनरेशन एंटीबायोटिक्स कंसिडर की जाती है। स्पेशली इसमें से ये वाले जो दो है ना एमजी, ये वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। मतलब एक तो एजिथ्रोमाइसिन वाला ग्रुप था मैक्रोलाइड्स में जो मैंने आपको बताया था, बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है। एक ये है जो वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम है क्योंकि ये न्यू एंटीबायोटिक्स में से है, तो इस वजह से इनके अगेंस्ट अभी रेजिस्टेंस भी इतनी डेवलप नहीं हुई। अगर आप अभी देखें कोविड के सिनेरियो की ही मैं बात करूं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रिकमेंडेड मेडिसिन किसी को दी जा रही थी वो हमारे पास ओरल खाने के लिए एजोमैक्स थी, जो एजिथ्रोमाइसिन कंटेन करती है। और उसके साथ अगर कोई दूसरी मतलब अगर किसी को एजिथ्रोमाइसिन से रेजिस्टेंस है या फिर 10 डेज हो गए एजिथ्रोमाइसिन को चेंज करना चाह रहे हैं एंटीबायोटिक, तो देन डॉक्टर अगर किसी को इन्फेक्शन चल रहा है मतलब मुसलसल सिम्टम्स आ रहे हैं तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीगेट के नाम से आती है, एविलॉक्स के नाम से आती है, वो रिकमेंड करें बिकॉज ये भी एजिथ्रोमाइसिन की तरह वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम ग्रुप है विद लीस्ट रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, ठीक है। तो आपने याद रखनी है कोविड के सिनेरियो जो आजकल चल रहा है, कोविड का पेंडेमिक है, उस हिसाब से भी मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीगेट और एविलॉक्स के नाम से आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को एजिथ्रोमाइसिन लेते हुए 10 से 14 दिन हो चुके हैं या 10 दिन भी हो गए, हम मैक्सिमम 10 डेज तक देखते हैं, अगर पेशेंट के सिम्टम्स नहीं ठीक हो रहे होते तो उसे फॉरन मॉक्सी पे शिफ्ट करते हैं। लेकिन डिपेंड करता है ये भी कंडीशन पे, ऐसा नहीं कि पेशेंट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होता जा रहा है और आप उसे ओरल एंटीबायोटिक्स देके घर पे रखे हुए हैं। उसको अगर आप बहुत शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है तो डेफिनेटली हॉस्पिटल में लेके जाना, और आईवी मेरोनेम जो मीरोपेनम होती है हमारी वो देनी जरूरी होती है, कार्बापेनम्स ग्रुप की है। तो बहरहाल हम कोविड की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आप भी मेडिकल फील्ड से जो ताल्लुक रखते हैं उनको इतनी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं। इनके तो इसमें कोई ऐसी बहुत खास बात नहीं है, मतलब इनका आपके पास जनरली इसी तरह से है कि जो नॉर्मल उनकी ओरल इनटेक है और इनकी मेटाबॉलिज्म लिवर में हो जाती है, एक्सक्रीशन किडनीज में होती है। जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर वो ये है कि हमारी जो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है ना ये डिफरेंट है, ये एमसीक्यूज में आती होती है बात जो मैं बताने लगी हूँ। बाकी सारी की सारी जो हमारी फ्लोरोक्विनोलोन्स है सब किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं, और किडनीज में अगर किसी को मसला है, मतलब किसी को रीनल फेलियर है या फिर किसी को कोई किडनी इशू चल रहा है जिसमें किडनीज नॉर्मल एक्सक्रीशन नहीं कर पा रही चीज़ों की, तो ऐसे में हमें डोज रिड्यूस करनी होती है अपनी फ्लोरोक्विनोलोन्स की, क्योंकि इनने किडनीज से एक्सक्रीट होने, अगर किडनीज एक्सक्रीट नहीं करेंगी तो इनका लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा और टॉक्सिक इफेक्ट्स आने लग जाएंगे। लेकिन और दूसरा वही इनकी एक्सक्रीशन प्रोबेनिसिड की वजह से बढ़ जाती है। प्रोबेनिसिड आपका एक ऐसा दवाई है जो आगे आप पढ़ेंगे, हम पता नहीं इसको किसी चैप्टर में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा लेकिन इसको भी पढ़ेंगे। ये दवाई आपकी किडनी से ना ट्यूबुलर एक्सक्रीशन को ज़्यादा कर देती है। बहरहाल इसको छोड़ देते हैं। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन की इसलिए मैंने कहा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मॉक्सीफ्लॉक्सासिन किडनी से एक्सक्रीट नहीं होती, ये आपकी हेपेटिक मेटाबॉलिज्म से इनएक्टिवेट हो जाती है और बिलरी एक्सक्रीशन है इसकी, ठीक है। तो इस वजह से इसका एसोसिएशन किडनी से नहीं है, ये बात याद रखनी है, एमसीक्यूज में आती होती है, इसलिए मैंने स्पेशल मेंशन की है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अक्सर एससीक्यूज में आता है, आपने ध्यान से करना है। और वो कुछ इस तरह से है कि ये जो एंटीबायोटिक्स है हमारे पास, ये मैंने बताया कि बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस को रोकती है, ठीक है। जो बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस को रोकती है ना वो ज़्यादातर, अच्छा इनका पहले मैं आपको स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी मोटा मोटा सा बता दूं कि हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन है नॉरफ्लॉक्सासिन वगैरह, ये यूरिनरी ट्रैक्ट पैथोजेंस यानी हमारे पास जो यूटीआई कॉज करने वाले पैथोजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट एक्टिव थी जनरेशन। अब ये बहुत कम इस्तेमाल होती है बिकॉज रेजिस्टेंस इसके अगेंस्ट काफ़ी आ गई है। जो सेकेंड जनरेशन है वो मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट है मेनली, और कुछ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मेनली ग्राम नेगेटिव, कुछ ग्राम पॉजिटिव। और स्पेशल किस्म के जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा, जो वॉललेस ऑर्गेनिजम्स और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स, उनके अगेंस्ट भी ये चल जाती है, लेकिन अब इनके अगेंस्ट बैक्टीरिया रेजिस्टेंस काफ़ी बना चुके हैं। थर्ड जनरेशन जो है ना वो मेनली ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव भी है,
और वाइड स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये याद रखना है। आप देखिए सेकेंड जनरेशन मेनली ग्राम नेगेटिव है और कुछ ग्राम पॉजिटिव। ये मेनली ग्राम पॉजिटिव है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पैथोजेंस है, जीआईटी के पैथोजेंस है, यूटीआई करने वाले हैं, और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए थर्ड जनरेशन जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पैथोजेंस के अगेंस्ट बहुत अच्छी एक्टिव है, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स भी कहते हैं। ये बात भी आपके एमसीक्यू में और आपके वाइवा में आई हुई है, एमसीक्यूज में बहुत दफा आती है कि रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स कौन से वाले होते हैं। तो सिंपल सा आंसर है कि थर्ड जनरेशन जो फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं उनको रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स कहते हैं, जिसमें उन्होंने एग्जांपल्स में आपको लीवोमॉक्सी या जेमीफ्लॉक्सासिन में से एक नाम दिया हुआ होगा और बाकी आपको इनमें से नाम दिए हुए होंगे। तो आपने जाहिर है थर्ड जनरेशन वाली मेडिसिन को चूज करना है, ठीक है। क्यों इसको कहा जाता है? बिकॉज ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पैथोजन स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस और नमूनिया के जो है क्लमाइडिया नमूनी और लिग्योनेला न्यूमोफिलिया उनके अगेंस्ट काफी एक्टिव है, ठीक है। इसलिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको बता रही थी, बल्कि नेक्स्ट पार्ट में ही करते हैं, अभी तक कोई मसला वही कैन आस्क मी। थैंक यू।